नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र वैसला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम एक पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है राज्यसभा। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोकसभा करा चुके हैं, संसद की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करा चुके हैं। लोकसभा का भी टॉपिक अलग हो चुका है। आज का कॉन्सेप्ट है राज्यसभा। राज्यसभा। अब देखिए भाई, देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको द्वितीय सदन कहते हैं। ये सभी जानते हैं, ठीक है। उच्च सदन, द्वितीय सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को कहा जाता है। अगर हम बात राज्यसभा की करते हैं तो राज्यसभा का जो गठन की बात करते हैं तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में लिखा हुआ है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 238 प्लस 12 यानी 250 हो सकती है। इसका मतलब राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 प्लस 12 यानी 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो है राज्यसभा में भाई 233 प्लस 12 हैं, यानी कितने हैं? 245। अगर पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 45। पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 238। ये निर्वाचित है, ये मनोनीत है। फिर कह रहा है राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। वर्तमान स्थिति ये, अधिकतम संख्या ये हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, तो वर्तमान की ही बात करते हैं, अधिकतम को हटा देते हैं भाई। तो देखिए ये जो 233 सदस्य हैं इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है और 12 मनोनीत होते हैं। तो 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? मनोनीत, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं। इनको मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड जो होते हैं। तो ये 12 नॉमिनेटेड कौन से सदस्य होते हैं? तो हमारे संविधान जो कहता है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था, और उसको हटाने की बात भी चल रही है। लेकिन ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना भाई। पहली चीज कि ये एंग्लो इंडियन वाले सिस्टम नहीं होता। एंग्लो इंडियन कहाँ चलता है? लोकसभा में चलता है। जो राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्य मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 12 सदस्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो उसके लिए लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि इन 12 सदस्यों में से साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा, ये 4 चीजें लिखी हुई हैं भाई। ये 4 क्षेत्रों के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। पहली बात ये ध्यान रखेंगे भाई। दूसरी बात कि इन 4 क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां, ये यानी कि एमिनेंट पर्सन्स जो होते हैं, विशिष्ट हस्तियां, उनको मनोनीत किया जाता है, यानी जिन्होंने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाई एक लफड़ा हो रहा है, एक समस्या आ रही है कि बहुत सारे कहेंगे जी साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है। लेकिन सचिन तेंदुलकर की बात करें तो क्या, दारा सिंह की बात करें तो क्या, वो तो खिलाड़ी है, वो किस में आए? तो देखिए भाई, इन 4 क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन इनसे भी अलग अगर कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है जिसका विशिष्ट हस्ती है, जिस फील्ड में कोई भी ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति है, एक्सपर्ट व्यक्ति है,
उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। उल्लेख सिर्फ 4 क्षेत्रों का है, लेकिन ऐसा किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति इसमें राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के को जब नॉमिनेट किया गया था 2012 में, तो उस समय उनके नॉमिनेशन के खिलाफ, उनको मनोनीत करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट ने कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर का नॉमिनेशन ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कह रहे थे कि भाई राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों को हमें लाना है, अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों को लाना है। उनमें से कुछ क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया था यहां पर, ठीक है। यानी खेल का उल्लेख नहीं है, लेकिन खेल से भी लाया जा सकता है, यह व्यवस्था है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन याद रखना, ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि मंत्रिपरिषद जिन 12 सदस्यों का नाम देगी, जिस सदस्य का नाम मंत्रिपरिषद सुझाएगी, उस सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भाई, मंत्रिपरिषद के कहने पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर या मंत्रिपरिषद के मशवरे पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी बच के 233 सदस्य। 233 सदस्य जो हैं, इनका क्या होता है भैया? इनका होता निर्वाचन। इनका क्या? निर्वाचन होता है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। लेकिन भाई ये जो 233 सदस्य का चुनाव होता है वो कैसे होता है? याद रखना, राज्यसभा से सवाल बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें शामिल की गई हैं, तो सवाल निकलता ही निकलता राज्यसभा से। तो अब 233 सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। पहली बात, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक रीति या विधि या पद्धति या सिस्टम से होता है। ठीक है, देखिए हमारे राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। यहां पर भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति होती है। यहां पर गुप्त का उल्लेख नहीं किया हमने, या प्रत्यक्ष का उल्लेख नहीं किया है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का चुनाव था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। लोकसभा विधानसभा में कौन सी प्रक्रिया चलती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो पुरानी वीडियो हमारी देख लीजिए। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए और राज्यसभा के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कैसे होगा सभी कुछ समझाएंगे हम। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है कि संक्रमण का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एकल संक्रमणीय का मतलब जिसकी वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है, उस पद्धति को एकल संक्रमणीय बोलते हैं। एक होती है अनुपातिक में मतलब जहां पर एक कोटा होता है, जीतने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, उसे आनुपातिक पद्धति कहते हैं। सबसे ज्यादा वाला नहीं जीतता, एक निश्चित कोटा लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा लीजिए तो जीतेंगे। लेकिन अगर वो कोटा नहीं किया, हालांकि आप सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं लेकिन कोटा पूरा नहीं है, तो विजेता घोषित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आनुपातिक भी होता है, एकल संक्रमणीय भी होता है। देखिए अब बात आती है, क्या ये गुप्त है या ये खुला है? तो भाई देखिए, अगर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात करें तो पूरी तरह से गुप्त नहीं है, लेकिन पूरी तरह से खुला हुआ भी नहीं है, आंशिक रूप से खुला है। कैसे समझते हैं? राज्यसभा के जब सदस्यों का चुनाव होता है तो इसमें वोट कौन डालते हैं? एमएलए डालते हैं। एमएलए यानी विधायक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलए द्वारा किया जाता है, ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब मान लिया एक एमएलए है जो पार्टी के हैं, बीजेपी या कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के। ठीक है, अब ये जो एमएलए हैं ये राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट डालेंगे। ऐसे में ये किसको वोट डाल रहा है, ये पार्टी को पता होना चाहिए।
तो जब भी एमएलए होता है, मान लिया बीजेपी का एमएलए है, तो वहां चुनाव के दौरान बीजेपी का जो एजेंट होगा, चुनाव प्रक्रिया में एक एजेंट होता है, निश्चित किया जाता है भैया ये बीजेपी की तरफ से एजेंट है, ये कांग्रेस की तरफ से एजेंट है। तो प्रत्येक बीजेपी का प्रत्येक एमएलए अपने एजेंट को अपनी वोट दिखाएगा कि मैं इसको वोट डाल रहा हूं। कांग्रेस का प्रत्येक एमएलए कांग्रेस के एजेंट को वोट दिखाएगा, समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी को दिखाएगा, टीएमसी वाला टीएमसी वाले को दिखाएगा। यानी कि प्रत्येक पार्टी का एमएलए जो है जब वोट डालता है तो वो अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाकर ही वोट डालता है। इसलिए ये आंशिक रूप से खुला, दूसरे को नहीं दिखाता है, बस ये ध्यान रखना, सिर्फ अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना पड़ता है इसको। अगर नहीं दिखाया तो वोट रद्द है, याद रखना। और अगर दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखा दिया तो भी वोट रद्द मानी जाती है भाई। तो थोड़ा बड़ा सिस्टम है इसमें, आप इसलिए ध्यान रखिए बस कि भाई ये जो है मतलब आंशिक रूप से खुला होता है, खुला ही माना जाएगा, चाहे आंशिक है या पूरा है, लेकिन खुला मतदान प्रणाली चलती है, गुप्त मतदान प्रणाली नहीं चलती। ठीक है, एकल संक्रमणीय हो गया। अब देखिए होता क्या है इसमें कि मान लिया यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी से राज्यसभा में 31 मेंबर हैं। ठीक है, अब 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, तो 10, 10 और 11। मान लिया 2020 में 10 मेंबर का चुनाव हुआ, 2022 में 10 का हुआ, 2024 में 11 का हो गया। इस तरह से चुनाव होता है। तो इन 10 मेंबर्स के चुनाव के लिए यूपी विधानसभा के सभी सदस्य वोट डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे में 403 सदस्य जो वोट डालेंगे वो सभी सीटों के लिए अलग अलग डालने लगे वोट। सपोज कीजिए कि 10 सीट हैं और 403 ने पहली सीट के लिए डाला, 403 ने दूसरी के लिए वोट डाला, 403 ने तीसरी के लिए डाला, तो गड़बड़ क्या होगी? हर विधायक डाल रहा है तो पता चला 10 के 10 मेंबर जो मेन पार्टी उसी के आगे, जब यूपी में बीजेपी है तो बीजेपी के ही आ जाएंगे ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं ये कि एकल संक्रमणीय विधि लगाते हैं। एकल संक्रमणीय मतलब जो 403 विधायक हैं तो प्रत्येक विधायक अपनी 10 सदस्यों में से अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, जिसे हम बोलते हैं वरीयता क्रम। थोड़ा सा टिपिकल है समझना, बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिनको अभी कुछ समझने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो एमएलए होते हैं वो वोट डालते हैं वरीयता क्रम में। वो कहते हैं जी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यानी पहली वरीयता ये है, फिर सेकंड प्रेफरेंस बताते हैं, फिर थर्ड प्रेफरेंस बताते हैं, इस तरह से डालते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब 10 सदस्यों में से, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा वरीयता आ गई वो कैंडिडेट हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लेकिन सबसे ज्यादा वाला ही नहीं चलेगा। अब देखिए एक सदस्य ने, एक एमएलए की, इसको वोट काउंट होगी, ये तब होगी जब उसका कैंडिडेट कंपटीशन से बाहर हो जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक कोटा होता है। कोटा क्या होता है कि देखिए 403 मेंबर हैं जैसे यूपी विधानसभा में, तो कुल वोट कितने हैं? 403 हैं। कुल वोट बटे सीट की संख्या +1 और यहां +1। ठीक है, किसी भी राज्य में जब राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होगा तो उसे यह कोटा पूरा करना होगा, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बनेगा। अब कुल वोट कैसे मतलब आ जाते हैं, जैसे यूपी की बात करें तो 403 सीट है, 403 वोट है, क्योंकि एमएलए 403 है यूपी में। ठीक है, डिवाइडेड किससे करना है? सीट मान लिया उस वर्ष मान लिया 10 का चुनाव हो रहा है, तो 10 और 1 11 है। 10 ये, चलो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, +1 और यहां भी +1 कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 404 कर लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, 404 कर लिया, जिससे कि हमारी 403 ही रहने देते हैं, तब भी उतना ही रहेगा क्योंकि नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो 403 बटे 11 +1 हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में जब इसको 11 से इसको काटेंगे, जितना आया उसके पॉइंट वगैरह को इग्नोर कर देंगे, +1 हो, इतने जो वोट मिलेंगे तो ही वो राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा। ये होता कोटा, इसी को अनुपात कहते हैं, इसलिए आनुपातिक पद्धति है। ठीक है, तो अब यहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चलती है। जब राज्यसभा चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्येक एमएलए को बुलाकर बताती है कि आपको इस वाले कैंडिडेट को वोट डालना है। वो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है
वरना तो एक आध सीट आगे पीछे होने का खतरा होता है। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि प्रत्येक को कहा जाता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही डाल दिया, पार्टी की तरफ से ऑर्डर आता है कि आपको इस वाले को ए को डालना है, आपको बी को डालना है, आपको सी को डालना है। क्योंकि 10 सीट है तो 10 के 10 पर बीजेपी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, कांग्रेस भी करेगी, दूसरी पार्टियां भी करेंगी। तो ऐसी स्थिति में एक एमएलए ने मान लिया सभी पता, सपोज कीजिए, उदाहरण समझिए कि 403 सदस्यों में से अभी यूपी में अगर मान लिया 10 सदस्यों का चुनाव है, ठीक है। अब बीजेपी के, सपोज कीजिए बीजेपी की बात करते हैं, 300 प्लस सीट है, लेकिन इन 300 प्लस कैंडिडेट ने, बीजेपी ने 10 उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, ए बी सी डी की करके आई जे तक, ठीक है। तो पता चला इन सभी ने इसी को चुन दिया, तो बीजेपी को तो एक सीट तो मिल गई, लेकिन बाकी का क्या होगा भाई, दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब मान लिया इन 300 में से इसको और इसको चुनने में कामयाब होगी, बाकी तो 8 सीट जाती रहेंगी ना बीजेपी की, क्योंकि उनकी जिस विधायक की पहली वोट काउंट हो गई तो उसकी दूसरे के लिए वोट काउंट नहीं होगी। बड़ा अजीब सा थोड़ा सिस्टम है भाई ये। तो ये पार्टी की तरफ से स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। छोड़िए इसको, आप इतना ध्यान मत दीजिए, बस ये ध्यान रखिए एकल संक्रमणीय होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरा, एक निश्चित कोटा होता है, इसलिए इसको आनुपातिक बोलते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, ये खुला मतदान होता है, आंशिक रूप से खुला होता है, एजेंट को दिखाना होता है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा आता है भाई, तो ये हो गया चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का कैसे होता है। राज्यसभा की जो सीट होती है, किस राज्य को कितनी मिलेगी, ये कहां पर लिखा हुआ है, चौथी अनुसूची में। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है। किस राज्य में कितनी सीट रहेंगी राज्यसभा की, ये चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। दूसरा भाई, अब एक और आ जाता है, हाँ जी, चुनाव हो गया, लेकिन चुनाव के बाद भी एक चीज कहते हैं कि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, बहुत महत्वपूर्ण है स्थायी सदन, या राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। दूसरी चीज आती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा सदन है यानी हाउस है वो एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी खाली नहीं होती। ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा के 1/3 1/3 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। सपोज कीजिए 2020 की बात करें तो 2020 में 1/3 सदस्य हो गए, तो 2/3 यानी 2 हिस्से सदस्य अपनी सीट पर बने हुए हैं। एक हिस्सा खाली हुआ है, उसकी जगह नए सदस्य आ गए। फिर 2022 में 2 हिस्से बने हुए हैं, एक हिस्सा खाली हुआ है, उनकी जगह नए आ गए। ठीक है, 2024 में एक हिस्सा खाली करके नए आ गए, 2 हिस्से तो बने हुए हैं। तो कभी भी राज्यसभा खाली नहीं होती, लगातार बरकरार रहती है। तो इसीलिए ये एक स्थायी सदन है। ठीक है भाई, क्यों है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, आ जाते हैं अब जब 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद होते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 2020 में 1/3 सदस्यों का चुनाव हुआ, 2022 में दूसरे 1/3, 2024 में 1/3, 2026 में फिर 1/3, यानी ये वाले का कार्यकाल यहां कंप्लीट हो चुका होगा। तो 2020 वाले का कार्यकाल 2026 में होगा। 2024 से पहले हम 2018 लिख लेते हैं, 2020 से पहले 1/3, इनका कार्यकाल 2024 में पूरा हुआ था। अब जब 2028 में जो चुनाव होगा तो इनका नहीं होगा, इनका नहीं होगा, अगले का होगा, यानी ये सीट खाली हो जाएंगी, उनकी जगह 2028 में नए चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 हिस्से लगातार बरकरार रहते हैं। इस तरह से मतलब 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है और हर सदस्य 6 साल का कार्यकाल पूरा करता है। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है, मृत्यु नहीं होती या महाभियोग वगैरह का सिस्टम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में, सॉरी महाभियोग नहीं कह सकते, पद से नहीं हटाया जाता, तो ऐसी स्थिति में
वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। लेकिन बात आती है कि शुरुआत में कैसे हुआ होगा। तो आपको सभी को पता है कि राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, याद रखना ये गठन है, ये पहली बैठक है। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो 3 अप्रैल 1952 को जब राज्यसभा का गठन होता है, या 1952 में जब राज्यसभा का गठन होता है, तो क्या होता है? 1952 में राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव कर देते हैं, सभी। लेकिन इन्हें 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव करना था। तो याद रखना, पहली बार जब चुनाव हुआ तो पूरी की पूरी सीटों के लिए चुनाव हुआ, पूरी सीट भर गई। ठीक है, और उसके बाद 1952 से लेकर अब तक राज्यसभा लगातार बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा लगातार बनी हुई है। कैसे, अब देखते हैं। तो 1/3 वाला सिस्टम कैसे अपनाया? 1954 में आ गए, जब 2 साल पूरे होते हैं तो इनमें से वो जो पूरी सदस्य थे उनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव किया गया, अलग करा दिया गया। कैसे कि भाई सारे सदस्यों का नाम निकाल लिया और उनकी पर्ची डाल दी। लॉटरी सिस्टम में जिसका नाम आ गया, ठीक है, उनको भैया आपकी सेवा समाप्त मानी जाती है, अब दूसरे चुनाव होने दो। उनकी सीट खाली करके चुनाव करा दिए गए। ठीक है, इसके बाद 1956 में फिर आता है, फिर जो मतलब नए वाले थे उनको नहीं, जो 1954 में चुन कर आए थे उनको नहीं, लेकिन जो पुराने वाले थे 1952 वाले, उनमें से 1/3 का मतलब टोटल का 1/3, यानी कि अब तो 2 हिस्से बचे हुए थे, 1 हिस्सा उनमें से फिर पर्ची डाल दी गई। ठीक है, उनमें से आधे सदस्यों को फिर रिटायर कर दिया गया, भैया जाइए आपका काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर 1958 में जो बचे हुए थे वो हटा दिए गए, और उसके बाद तो फिर वो सर्किल घूमना शुरू हो गया 1/3 सदस्यों का। तब से लेकर अब तक ऐसे ही चला आ रहा है। ठीक है, अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, लेकिन 1/3 का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये भी समझ में आ गया। इसीलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, आ जाते हैं राज्यसभा की। अगर हम बात करते हैं, बैठकों की अध्यक्षता सभापति करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। तो सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है। पदेन उपराष्ट्रपति, तो इंग्लिश वर्जन वाले पदेन शब्द को नहीं जानते होंगे, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं इसको। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, पदेन एक्स ऑफिशियो को होता है, वो बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन। क्लियर है? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लिख रहा हूं मैं, नोट कर लेना भाई। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सभापति होता है, सदस्य नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, उसका मेंबर नहीं होता। चेयरमैन होता है लेकिन मेंबर नहीं होता, तो वो कौन सी संस्था है? राज्यसभा है भाई। ओके, ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक और बहुत अच्छा सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है? देखिए,
राज्यसभा का सदस्य बनने की बात करें तो उसके लिए कम से कम आयु है 30 वर्ष, और सभापति बनने की बात करें तो उसके लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो आयु 35 वर्ष होती है। बहुत अच्छा सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम यानी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है, पहली बात। दूसरा एक और, अगर हम बात कार्यकाल की करें तो अभी बिल्कुल क्लियर कर लेना कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा सदन यानी जिसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, स्थायी है। स्थायी है इसलिए इसका कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा जब सभापति की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बहुत अच्छा सवाल निकल आता है यहाँ से, पर भी बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाते हैं भाई। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं, स्थायी सदन है, और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और ऐसा ही कंफ्यूजन है, वो देखिए राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 कौन से? मनोनीत मेंबर्स। इनके बारे में भी कुछ चीजें आ जाती हैं। पहली चीज ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते, राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, ये ध्यान रखना। परंतु ये राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगता है तो उस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, परंतु राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में ये शामिल हो सकते हैं, होते हैं मतलब, ठीक है, अगर लगे तो। दूसरी बात, मनोनीत सदस्यों को क्या मंत्री बनाया जा सकता है? जी, हमारा यहाँ पर मंत्री बनने का अधिकार किसको है? हमारे यहाँ पर मंत्री बनने का अधिकार उसको है जो संसद का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे राज्यसभा का है, चाहे मनोनीत है, चाहे निर्वाचित है। तो यहाँ पर इनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है, मनोनीत सदस्यों को भी। इनको भी प्रधानमंत्री बनने का भी अधिकार है, मनोनीत सदस्यों को भी। इनको भी कोई भी मंत्री बनने का अधिकार है भाई, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में हिस्सा ये ले सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो एक और चीज आती है एक्स्ट्रा, कि राज्यसभा के पास क्या कुछ ऐसी शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है? विशिष्ट शक्ति है क्या? है जी। राज्यसभा के पास 2 शक्तियां विशेष हैं। पहली शक्ति जो है वो है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को एक विशेष शक्ति मिली हुई है। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई विषय जो कि राज्य सूची में है उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, केंद्र के महत्व का है, तो राज्यसभा को ये पावर है कि वो उसको राज्य सूची के विषय को केंद्र के महत्व का घोषित कर दे, और उस स्थिति में केंद्र सरकार उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए भाई, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाती है? राज्य सरकार। केंद्र के पर केंद्र सरकार, संवर्ती पर दोनों बनाती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। लेकिन अगर राज्यसभा ये घोषित कर देगी कि ये जो विषय है ये केंद्र के महत्व का है, तो इस पर केंद्र सरकार को अथॉरिटी दी जाती है। ऐसा कौन से के तहत होता है? अनुच्छेद 249। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी विषय को राज्यसभा ने मतलब राज्य सूची का कोई विषय है उसको राज्यसभा ने केंद्र के महत्व का घोषित कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए घोषित किया जाता है। याद रखना, सदैव के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अगर उसको हटाना हो फिर तो राज्य सूची से हटाकर केंद्र में ही लाना पड़ेगा। परमानेंट करना है तो उस राज्य सूची के विषय को हटाकर केंद्र सूची में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्यसभा कर रही है तो 1 वर्ष के लिए करती है, उसको राज्य सूची के विषय को राज्य सूची में ही रहने देगी।
लेकिन उसमें घोषणा कर देगी कि इस पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया जाता है। केंद्र सरकार चाहे तो भारत सरकार के कुछ हिस्से या संपूर्ण भारत में उस विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर। राज्य सरकार दोबारा भी उसको 1 वर्ष के लिए दोबारा भी बढ़ा सकती है, 1-1 वर्ष करके आगे भी बढ़ा सकती है। लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के विषय को केंद्र के महत्व का घोषित करेगी तो ये कितने दिन तक लागू रहता है? 1 वर्ष तक लागू रहता है भाई। तो ये विशेष शक्ति है राज्यसभा के पास। दूसरी एक विशेष शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को एक विशेष शक्ति ये है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण कर सकती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, निर्माण कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। ये भी सिर्फ राज्यसभा को अथॉरिटी है, लोकसभा को नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा की 2 अथॉरिटी विशेष हैं जो लोकसभा को नहीं है, एक अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312। कुछ शक्तियां ऐसी भी है जो लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को नहीं है। जैसे धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है, राज्यसभा को नाम मात्र की शक्ति है। ठीक है, उम्मीद है अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन के रूप में हम कुछ सवाल करते हैं आपसे, क्योंकि राज्यसभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। तो पहला सवाल जो उठता है वो ये बनता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? सभापति कार्यकाल सही आंसर भैया 5 वर्ष, अभी बता चुके हैं। ओके, दूसरा सवाल बन सकता है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो चुनाव पद्धति है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक रीति जो है, उसके अनुसार सदस्य को कितना कोटा प्राप्त करना होता है? सोचिए मन में। ओके, वो कोटा बताया था हमने, कुल वोट यानी कुल एमएलए की संख्या जिस राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं, सीट जिनके लिए चुनाव होना है +1 और +1, मतलब कुल वोट यानी उस राज्य में जितनी वोट हैं यानी कुल जितने एमएलए हैं वो बटे सीट जिनके लिए उस समय चुनाव हो रहा, 10 के लिए तो 10, 11 के लिए तो 11। दूसरे राज्य की बात है, कहीं पर 8 होंगी, कहीं पर 7 होंगी, कहीं पर 2-3 होंगी, +1। जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो होती है राज्यसभा की 3 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा की 70 सीट है। तो दिल्ली में कोटा कितना हुआ? 70/1 + 1। 1 + 1 क्यों? क्योंकि 3 सीट है। जब 3 सीट है तो हर 2 वर्ष में 1, 2020 में 1, 2022 में 1, 2024 में 1। तो 2020 की बात करें तो 70 विधायक हैं बटे 1 + 1 2 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 35 और 1 36। यानी दिल्ली में राज्यसभा का सदस्य तब बना जा सकता है जब उसे 36 वोट टोटल मिले। तो जिस सदस्य को 36 वोट मिलेंगी वही राज्यसभा का सदस्य बनेगा दिल्ली में। ठीक है, ऐसी अलग अलग राज्यों का कोटा अलग अलग होता है, हर एक राज्य में ये कोटा जो होता है अलग होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, इसके बाद एक और सवाल आता है कि राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यसभा के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? ओके भाई, बहुत अच्छे, अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल आपसे करता हूं मैं, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत अच्छे, 13 मई 1952। संसद की पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक, कुछ भी पूछा जाता 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल पूछते हैं हम आपसे कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? शाबाश भाई, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे वही राज्यसभा के सभापति हुए, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये भी क्लियर हो गया।
ठीक है, एक और देखते हैं भाई जी। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा सदन जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा है भाई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं राज्यसभा से जुड़कर। अभी हमने लोकसभा अलग से बताई, आज राज्यसभा हो गई। इसके बाद हम एक बताएंगे राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कैसे काम करती हैं, जिसे हम बोलते हैं संसद की कार्यप्रणालियां। संसद की कार्यप्रणाली क्या है वो अलग टॉपिक होगा। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में भाइयों आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।